नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल सीखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हमारी न्यायपालिका को डिजिटल बनाने के बारे में है। फेज 3 आ गया है, जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उनके द्वारा हमारी जुडिशरी को डिजिटल बनाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। फेज 1 फेज 2 के बारे में बात करेंगे, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, कुछ डर है इससे जुड़े हुए, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दूसरे आर्टिकल के बारे में जानते हैं। जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि भारत पे जब भी संकट आया है तो भारत ने किस प्रकार से वहां पे उस संकट से भारत लड़ा है और बाहर आया है। कोविड महामारी एक ऐसा ही संकट है हमारे समक्ष जो आया है। इसमें ज़रूरत है कि हमारी सरकारें अपने डिफरेंसेस मिटा के साथ में काम करे। तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों की इसमें बात की गई है और आगे चल के क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या तैयारी की जा सकती है, उस बारे में भी चर्चा की गई है। अंत में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल है आज का। एल सल्वाडोर ये पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया है। लीगल टेंडर जो है इसका, उसको मान्यता दे दी है। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि सुषमा एंड अनादर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, यह केस निम्न में से किससे संबंध रखता है। आपका ऑप्शन ए है LGBTQIA+ कम्युनिटी के संबंध में, ऑप्शन बी है प्रिजनर्स के संबंध में, जो कैदी है उनके संबंध में, ऑप्शन सी है प्रोस्टिट्यूट जो सेक्स वर्कर है उनके संबंध में, ऑप्शन डी बच्चों चिल्ड्रन के संबंध में। वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं आज का। वो यह है कि डिजिटल जुडिशरी डिलीवरी सिस्टम के सामने, मतलब जो हमारा न्यायपालिका है, जो न्यायिक प्रणाली है, हमारी डिजिटल न्यायिक प्रणाली है, उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, यह आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए आज से एक नया अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल करंट अफेयर से रिलेटेड या उससे अलावा जो लॉ एग्जाम से उससे जुड़े हुए फ्री स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपके साथ TNA की स्लाइड्स और उसके साथ में जो हमारे न्यूज़ लेटर्स है वो भी शेयर किए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपको इस स्लाइड में आपको टेलीग्राम का बार दिख जाएगा, QR बार दिख जाएगा। उसको आप उसका एक स्नैपशॉट लेकर उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाइवर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आपको लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उसके अलावा इंस्टा पे भी हम काफ़ी एक्टिव हैं। आप चाहे तो इंस्टा पे अपडेट्स के लिए, और हम ऐसे देखते हैं कि सोशल मीडिया काफ़ी समय हमारा खर्च करता है, लेकिन आप अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स पे जाएंगे तो इस इंस्टाग्राम चैनल पे भले ही वो हमारा जुडिशरी को हो, क्लैट का हो, UGC नेट का हो, आपको बहुत से अच्छी और दिलचस्प अपडेट्स मिलेंगी लीगल और करंट अफेयर से जुड़ी हुई। तो चलिए आते हैं हमारे पहले आर्टिकल पे। आज का जो पहला आर्टिकल है डिजिटल जस्टिस डिलीवरी के बारे में है। हमारी न्यायपालिका का जिस तरीके से डिजिटलीकरण किया जा रहा है उस बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे देश को अगर हम देखें तो एक परसेप्शन रहा, एक सोच रही कि हमारे देश में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है, जो हमारे कोर्ट्स है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्लो, काफ़ी ज़्यादा धीरे काम करते हैं और सालों साल लग जाते हैं यहाँ पर निर्णय आने में कोर्ट के। उसी बारे में हम बात करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे देश में करीब 3.27 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है सारे कोर्ट्स के मिलाकर, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पेंडेमिक खत्म होते होते ये पेंडेंसी 4 करोड़ तक हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन केसेस में 85,000 केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से यहाँ पे निलंबित है, पेंडिंग है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने डिजिटलाइजेशन को पुश करा है। तो फेज 1 फेज 2 जो है जुडिशरी को डिजिटल करने का काम हो चुका है। उसके बाद में फेज 3 आ गया है। ई कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, आपको पता होगा ई कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा यहाँ पे हेड की जा रही, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे जज माने जाते हैं DY चंद्रचूड़। तो उन्होंने फेज 3 इसका लॉन्च किया है। हाल ही में इसका ड्राफ्ट रिलीज हुआ है जिसमें प्रपोज किया गया है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एक इकोसिस्टम अप्रोच लाई जाए। एक मतलब एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाया जाए जिसमें कोई भी व्यक्ति आराम से आकर यहाँ पर जस्टिस जो है, जो न्याय है वो पा सके। उसके अलावा एक और बात ये गई है कि सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या मतलब है, जैसे
हम ये देखते हैं कि अलग अलग पुलिस स्टेशन होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, उनके पास में अपनी अलग अलग जानकारी होती है, किस पर्सन को कब कन्विक्ट किया गया है, कौन वांटेड क्रिमिनल है, कौन हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो इसे आपस में साझा कर सके, जिससे हमारी जुडिशरी, पुलिस और प्रिजन सिस्टम बहुत काफ़ी अच्छे से काम कर सके। तो एक इंटरपोरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाने की बात की गई है। उसके अलावा 360 अप्रोच यहाँ पे मिलेंगी किसी भी पर्सन की प्रोफाइल करने में। अब यहाँ पे एक समस्या है, ये समस्या क्या है? कॉज ऑफ कंसर्न ये माना जाता है कि डेटा कलेक्शन और उसको कंबाइन करके उसको किस तरीके से शेयर किया जाए और स्टोर किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना रहेगा, क्योंकि हमारे देश में अभी तक एक कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डेटा एक्सेस टू होम मिनिस्ट्री इस यूनिफाइड डेटाबेस, तो अभी तक होम मिनिस्टर के पास में जो डेटा एक्सेस है ये भी अपने आप में यूनिफाइड है, जिसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि ये जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रहती है, क्या फ़ायदे रहते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर डेटा कलेक्ट किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सहायता हो जाती है जो भी इंस्टीट्यूशंस पर काम करता है उससे। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हमारे स्टैटिस्टिक्स, हमारा एक पूरा डेटा एनालिसिस जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और हमारे पास में एक ब्रॉड पिक्चर आ जाती है, जिसको लेकर हम पॉलिसीज, रूल्स और अपने अलग अलग सिस्टम एक डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोकलाइज डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोर्ट होते, कुछ कोर्ट के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कन्विक्टेड है ऑफेंडर्स, और यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं जो कि आ ही नहीं रहे हैं कोर्ट में और यहाँ पर इनको प्रोक्लेम्ड घोषित कर दिया है। कुछ पुलिस स्टेशंस के पास में कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स का डेटा होता है। तो इन सब लोकलाइज्ड डेटा को सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच मिल पाएंगी, जिससे बहुत सारे जो यूनिट्स हैं हमारे अलग अलग हमारे पूरे सिस्टम की, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जुडिशियल प्रोसेस जो है वो काफ़ी सीमलेस होने की बात की गई है और जो पेंडेंसी है वो भी अपने आप में कम होंगी, क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो आप आसानी से जो डेटा है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, आदान प्रदान आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो समय लगता था किसी भी चीज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, वो अपने आप में बचेगा, जिससे हमारा जो पेंडेंसी है उस पर ज़रूर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या स्टेप्स लेने की आवश्यकता है वो बताई गई है। तो यहाँ पर जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है उसमें ज़रूरी है कि हमारी फंडामेंटल राइट के, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत ही रहे। उसके अलावा अगर हम लोकलाइजेशन ऑफ डेटा को सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पे सीमलेस एक्सचेंज ऑफ डेटा जो है हम वो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी डेटा प्रोटेक्शन हमको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम अभी भारत में देखें तो पिछली यूपीए गवर्नमेंट के समय से ही यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि कैसे हम हमारे कोर्ट्स को डिजिटल बनाया जाए। तो अभी तक अगर देखें तो 16,090 कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटराइज्ड किया गया है और ये ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। चलिए, दूसरा जो आर्टिकल है, इंडिया किस तरीके से क्राइसिस से, किस तरह आपदाओं से निपटता है, मैनेज करता है उसे, उसके बारे में है। तो कोविड-19 एक शॉक से कम नहीं है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, ये अभी तो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। तो भारत में ऐसे कौन से इंसिडेंट्स रहे जहाँ पर भारत को आपदा, शॉक्स ऐसे देखने को मिले? सबसे पहले, आज़ादी को ज़्यादा समय ही नहीं हुआ था, 1962 में हमको चाइनीज़ एग्रेशन देखने को मिला। करीब हमारे 1000 जो सोल्जर थे, उस समय बहुत बड़ी संख्या मानी जाती थी, उनकी यहाँ पर शहादत हो जाती है। तो उसके बाद में इसका रिस्पॉन्स ये हुआ कि नए डिफेंस मिनिस्टर आए, जो हमारा डिफेंस बजट था उसे बढ़ाया गया। उसके अलावा इंडिया का जो अंडरस्टैंडिंग था वर्ल्ड का, वो भी काफ़ी चेंज हुआ और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी था वो भी फंडामेंटल वे में काफ़ी ज़्यादा हमने बदला। उसके बाद में 1965 और 67 की बात करें तो ये वो दौर है जब हमारे देश में भीषण अकाल आया था, सीवियर ड्रॉट देखने को मिले थे। तो इससे बाहर आने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हम ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम के टूल से हम बाहर आए, हरित क्रांति से। हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जी जो थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। उसके अलावा स्वामीनाथन जी उस टाइम जो वैज्ञानिक थे, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसके चलते हुए हम साइंस और इनोवेशन को लेकर उन पर डिपेंड रहकर हमने रिस्पॉन्ड यहाँ पर करा है। उसके अलावा 1975 में इमरजेंसी इम्पोज की गई, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था
यहाँ पर देखा गया कि जो नॉर्थ इंडिया था उसमें बहुत ही ज़्यादा लेवल पे फोर्सफुली लोगों के साथ में नसबंदी की जा रही थी। तो यहाँ पर ये देखने की वाली बात है कि महिलाओं के कंपैरिजन में यहाँ पर पुरुषों की नसबंदी को ज़्यादा तवज्जो दी गई, क्योंकि ये एक साइंटिफिक अप्रोच रहती है और ये बहुत इफेक्टिव अप्रोच रहती है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। उसके अलावा 1991 की बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जब हमारे पास में जो हमारा रिजर्व था वो लगभग ख़त्म होने वाला था, उस वक्त भी हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ में आए। उस समय के जो हमारे गवर्नर थे आरबीआई के, जो बाद में आगे चल के वित्त मंत्री और फिर हमारे प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। और सिर्फ इन्हीं की भूमिका नहीं, इनके साथ में और बहुत सी इकोनॉमिस्ट थी जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो कोविड-19 की बात करें और गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोविड-19 के दौर में कौन सी टास्क फोर्स है कोविड-19 की, कंट्रोल रूम कैसे चल रहा है नीति आयोग का, ये अपने आप में बहुत एक दुविधा की बात है और ये एक सामंजस्य के बाहर देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हमेशा से दिखी है, लोगों में भ्रांतियां हमेशा से फैलती रही है। उसके अलावा पीएम, हेल्थ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर है, इनके बहुत अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स, वक्तव्य आए जो कि अपने आप में काफ़ी कॉन्ट्रास्ट थे। उसके अलावा साइंस की बात करी तो यहाँ पर वैक्सीन का ही उदाहरण अगर हम ले लें तो हमारे देश में जो कोविशील्ड है पहले केवल 4 हफ्तों के गैप से लगाया गया, फिर उसके बाद में अभी बढ़ा के गैप 12 हफ्तों से लेकर 16 हफ्तों तक कर दिया गया। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूजन लोगों में अभी भी इससे रिलेटेड बना हुआ है। उसके अलावा बहुत से अनसाइंटिफिक, गैर वैज्ञानिक वक्तव्य भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने पतंजलि मेडिसिन की यहाँ पर एडवोकेसी करते हुए हमें दिखा है। कुंभ मेला एक उदाहरण रहा है। उसके अलावा इलेक्शन की रैली भी बहुत बड़े उदाहरण रहे जो कि अपने आप में बहुत ही अनसाइंटिफिक अप्रोच थी। उसके अलावा अगर हम 2 साइंटिस्ट की बात करें तो 2 साइंटिस्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ग्रुप थे उससे तो रेजिग्नेशन ही दे दिया। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा, खासकर वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट से लेकर। पहले सेंटर के पास था, फिर स्टेट के पास में सेंटर ने सौंप दिया, वापस सेंटर ने खुद अपने पास ले लिया है। तो चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं, लीगलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन के बारे में। तो यहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिकी कंट्री है एल सल्वाडोर, इन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर मान लिया है। तो ये अपने आप में पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एल सल्वाडोर की बात करें तो हमको जानने को मिलता है कि एल सल्वाडोर की अपनी कोई मॉनेटरी पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि इनके कोई लोकल करेंसी नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कम्प्लीटली डॉलर पे डिपेंड हो गए हैं 2011 से, और उसके बाद में जो यूएस फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी रहती है ये उस पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर 2 कारण बताए गए हैं जिस कारण लीगलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सपेंशनरी जो फेडरल रिजर्व पॉलिसी थी यूएस की, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाया गया, इसे काफ़ी ज़्यादा लूज और एक्सपांड किया गया। इसके चलते इसका कारण ये था कि वहाँ के बैंक्स को लिक्विडिटी की ज़रूरत थी, लेकिन एल सल्वाडोर के लिए यह बिल्कुल विपरीत साबित हुआ। इनकी परचेसिंग पावर जो है वो बहुत हद तक घट गई। इसके चलते ही ज़रूरी था कि ये किसी ऐसी डिजिटल करेंसी को सर्कुलेशन में लाए और जो सेंट्रल बैंक है, जो इंटरमीडिएटरीज है, उनसे उनकी डिपेंडेंसी कम हो। इसी के कारण बिटकॉइन को यहाँ पर इतने जल्दी मान्यता दी गई है। तो और रीज़न की बात करें तो कहीं ना कहीं ये देश ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी, टैलेंट और न्यू आइडियाज़ को जगह दी है इनकी कंट्री में। देखने को अगर ये आगे भविष्य में मिल सकता है कि बहुत से कंट्री के लोग, जो टेक्नोलॉजी सेवी लोग हैं, ये इस कंट्री पलायन करें। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इतना बोल्ड कदम जो है बहुत ही अच्छी बात है, खासकर टेक्नोलॉजी, टैलेंट और न्यू आइडियाज़ के लिए, इनोवेशन के लिए। उसके अलावा एल सल्वाडोर वो कंट्री है जहाँ पर 20% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो रेमिटेंस से आता है। अब रेमिटेंस से आप कहीं ना कहीं किसी बैंक के थ्रू, किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू ही आएगा। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएटरी जो होते हैं, जो बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये 20% तक की कटौती कर देते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर उसको देखते हुए अगर ये बिटकॉइन लीगलाइज करते थे तो यहाँ पर विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, क्योंकि बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए तो कोई इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं, कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चलते हुए डायरेक्टली ही विदाउट एनी कट यहाँ पर एल सल्वाडोर के पास में पैसा आ सकेगा। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जब भी लार्ज स्केल क्रिप्टो करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो ज़रूरी है कि यहाँ पे FATF,
2019 के जो गाइडलाइंस हैं, जो गाइडेंस हैं, उनको फॉलो किया जाए वर्चुअल करेंसी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के गलत इस्तेमाल से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या हमको पहले ही उदाहरण के स्वरूप में देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि डॉलर और बिटकॉइन दोनों साथ में साइड बाय साइड को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सल्वाडोर ये पहली कंट्री बनी है जिन्होंने लीगल टेंडर जो है उसे परमिशन दी है। उसके अलावा कनाडा, यूएस, उसके अलावा डेनमार्क, कुछ यूरोपियन कंट्री जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगल माना है। अभी भी रशिया, कजाकिस्तान, ब्राज़ील जैसे कुछ कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी कंट्री है जो कि इलीगल मानते हैं क्रिप्टो करेंसी को। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या भविष्य रहता है, क्या एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा पूरा विश्व क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे एज अ लीगल टेंडर मानेगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।